हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द एमपीजी के क्लास फॉर एमपीपीएससी। तो आज का लेक्चर थ्योरी लेक्चर नहीं है। बेसिकली हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर मैंने जो इस लेक्चर में इंक्लूड किए और रेगुलरली हम उसे इंक्लूड करना है, टाइम टू टाइम हम आपके सामने ये लाते रहेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट कि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स कौन से, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, आज से नहीं कई सालों से मेरे पास सिर्फ सबसे ज्यादा एक ही शिकायत आई थी कि सर एमपी का करंट अफेयर्स कहां से पढ़े। मतलब नेशनल मिल जाता है, इंटरनेशनल मिल जाता है, पर्सन ओरिएंटेड मिल जाता है, लिटरेचर ओरिएंटेड मिल जाता है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मिल जाता है, जियोपॉलिटिकल और डिफेंस रिलेटेड मिल जाता है, लेकिन सर एमपी का पर्टिकुलरली लोकल जो करंट अफेयर है वो कहां से पढ़े, उसके जो बेसिकली फैक्ट्स आते हैं उनको कैसे रेडी करें। तो उन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं सो दैट वी कैन गेट मोर फैक्ट्स, और जितना मोस्ट पॉसिबल फैक्ट्स हो सके उनको हम कलेक्ट कर लें सो दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन द क्लासरूम्स विल बी ओरिएंटेड इन योर एग्जामिनेशन। जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी के लिए, उन सारी की सारी चीजों को समेट करके उसका निचोड़ हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी और एमपी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए एमपीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं एमपी का, और उसके अलावा भी किसी और एग्जाम में जा रहे हैं, तो एमपीजी के जो है वो फैक्चुअल पार्ट्स इन क्वेश्चंस में हम कवर अप करेंगे। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं डिस्कशन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है एमपी करंट अफेयर से रिसेंट, जो हम पूरे साल का उठा के देखेंगे वन बाई वन, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमें करना है। इसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन भी डिटेल दूंगा, इसके सॉल्यूशंस भी दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन लेने के लिए टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। यहां नहीं दे सकता सर, टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है रिसेंटली? क्या इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड और स्टार्टेड? ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? इसका जवाब है इंदौर में भैया, इंदौर में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली आपकी जो फ्यूल गैस है या जो नेचुरल गैस है या बेसिकली जो आपकी बायोगैस होगी उसको हाइड्रोजन के साथ ब्लेंड किया जाएगा। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इससे क्या हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसको ब्लेंड किया जाएगा आपकी फ्यूल गैस के साथ। किसके साथ? आपकी फ्यूल गैस के साथ आपके हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा। और डेफिनेटली ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, जैसे इंडिया का पहला बायो सीएनजी प्लांट, वो भी इंदौर में ही आया है 100%, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पूरा का पूरा डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, यानी कि ग्रीन एनर्जी का एमपी में सबसे बड़ा डेवलपिंग सेंटर इंदौर ही है ना। तो बेसिकली भी आंसर इंदौर ही होगा। सो ए ऑप्शन। अगेन, वर्ष 2025 के लिए मध्य प्रदेश सरकार किस जिले को एसडीजी असेसमेंट प्लान में प्रथम स्थान आने पर 1 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹1 करोड़ फॉर सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द एसडीजी असेसमेंट प्लान? सबसे पहली चीज, एसडीजी असेसमेंट प्लान क्या है? एसडीजी ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये हमारे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर पूरे के पूरे देशों के लिए एक महत्वपूर्ण या एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट या टारगेट या गोल के रूप में सेट किया गया है। हमने नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एक महत्वपूर्ण समूह यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने किया है। ये टोटल 17 है, जो 17 गोल्स हैं, इनमें बहुत लाइक अर्बन प्लानिंग भी इसमें आता है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के अंतर्गत आ रहा है। ग्रीन मिशन जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट चल रहा है, विंड एनर्जी का डेवलपमेंट चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा हम पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं या पारंपरिक जो हमारे ईंधन हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्सेज है, उन पर हम अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की ओर या नॉन कन्वेंशनल की ओर ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजुकेशन का प्रमोशन करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना और उसमें डेवलपमेंट्स लाना, ये भी इसका हिस्सा है। ऐसे ये 17 गोल्स तय किए गए हैं एसडीजी के अंतर्गत। अब भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, जिलों पर आधारित इस कार्यक्रम को शुरू किया, छोटे स्तर से, जिला स्तर से, जिसमें यह तय किया गया कि एसडीजी पर जो काम करेगा हर एक जिले को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि या कह सकते हो कि एक पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
को अचीव करने के लिए सबसे बेहतर प्रयास करेगा और उन प्रयासों के सबूत के तौर पर भारत सरकार के सामने रखेगा, तो उस जिले को क्या दिया जाएगा, ये एक प्रोत्साहन राशि या एक पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये पुरस्कार राशि मध्य प्रदेश में किसे मिली है प्रथम स्थान आने पर, ये भी इंदौर को मिली है। किसको मिली है, इंदौर को। इंदौर दोनों क्वेश्चंस में सही आंसर है भैया। थर्ड, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पार्थ योजना, यस पार्थ योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, द मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पार्थ स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो पार्थ का मतलब समझ लेते हैं। पार्थ का मतलब बेसिकली है पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना। पुलिस और आर्मी में जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे अग्निपथ योजना होगी, उसके अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती चल रही है, या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस के जो पद निकाले जाते हैं, उन पुलिस के पदों में बच्चों की भर्ती के लिए उन्हें फिजिकल और उन्हें रिटन पेपर की, यानी कि लिखित और शारीरिक दोनों ट्रेनिंग, यानी दोनों के लिए प्रशिक्षण देना, उन दोनों के लिए उनको कोचिंग क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसका कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क कोचिंग होगी जो इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी पार्थ योजना के अंतर्गत। ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। सबसे पहले तो वैकेंसी ले आया, तब कोचिंग सब करवाना, ट्रेनिंग व्रेनिंग एवरीथिंग, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। तो ये क्या है भैया, पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देना है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर दी रिक्रूटमेंट इन द पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट्स, राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हाँ जी, इस साल हमारे लोकायुक्त बदल गए। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन आए हैं, एनी गेसेस। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह, यानी कि जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। अच्छा, इनके पहले कौन थे, न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता, जिनके बाद ये आए हैं। मतलब नरेश कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त हुए हैं और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह जो है उन्हें इस पद पर लाया गया है या नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, ये तो फैक्चुअल है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है वर्ष 2005 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण, विच एडिशन, यस, विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड। आपको पता है कब हुआ था स्थापित, या चालू हुआ था, शुरू हुआ था। फर्स्ट खजुराहो नृत्य महोत्सव डांस फेस्टिवल, सबसे पहला डांस फेस्टिवल कब हुआ था, ये खजुराहो में वर्ष 1974 में हुआ था। इस नाते से ये 50वां हो गया सर, 25 साल और 25 साल 2025 में, है ना। ये लगभग 26 से 30 फरवरी के बीच में होता है ज्यादातर, हाँ है ना। कभी कभी ये 20 या 22 फरवरी को भी आयोजित होता है। ये खजुराहो में होता है नृत्य महोत्सव, बड़ा जबरदस्त महोत्सव है साहब। नृत्य महोत्सव आपको देखने कभी जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। देश भर से बड़े अच्छे अच्छे नर्तक समूह या नर्तक यहाँ पर आते हैं और इस नृत्य महोत्सव की जो क्या बोल सकते हैं उसको, चकाचौंध बढ़ाते हैं, है ना, गरिमा बढ़ाते हैं, सॉरी गरिमा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, गरिमा बढ़ाते हैं। ओके चलो, ये कहां होता है, खजुराहो में होता है। ये विश्वनाथ एंड चित्रगुप्त मंदिर जो है, विश्वनाथ और चित्रगुप्त मंदिर के सामने होता है। विश्वनाथ और चित्रगुप्त मंदिर के सामने स्थित प्रांगण या जो ग्राउंड है उसमें, या जो बगीचा है उसमें ये नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव पहली बार 1974 में आयोजित किया गया था बेटा, और इस साल जो हुआ है अभी हालिया तौर पर फरवरी में जो वो 50वां संस्करण है। अब कौन सा होगा, 50वां संस्करण होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रदेश की पहली हाईटेक लैब फॉरेंसिक साइंस के लिए कहां स्थापित की जा रही है। देखो ऑल्दो तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो सागर जिले में स्थित है, लेकिन एक हाईटेक और ज्यादा मॉडर्नाइज फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनाई जा रही है जो भोपाल जिले में बनाई जा रही है। कहां, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर बनाई जा रही है। इस बात को याद रखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ अभी हालिया तौर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी महायशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो खुद ओबीसी से होकर ओबीसी वालों के लिए वैकेंसी नहीं ला पा रहे, बताओ। वहां वही वाले मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और ये उद्घाटन 3 क्षेत्रों के लिए किया गया है, उज्जैन, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर और खजुराहो। ये 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश के, 3 इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स, जहां पर हेलीकॉप्टर या विमान द्वारा आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, यात्री दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो धार्मिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ा गया है, टू कनेक्ट द रिलीजियस साइट्स बाय द एयर और एयर रूट्स। तो आंसर है बी, आंसर इज बी। ओके, अगला
8 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का पहला संपूर्ण कार्यात्मक जिला घोषित किया गया? क्या बात है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला क्या होता है? ऐसा जिला जिसका हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन, क्या हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन इतना पढ़ा लिखा हो कि वो अपने सभी काम कर सके, अपना नाम लिख सके, अपने नाम को पढ़ सके, किसी और का नाम लिख सके, पढ़ सके, किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को पढ़ सके, उसे समझ सके, इतना साक्षर हो। साक्षर मतलब अक्षर, मतलब अक्षरों का ज्ञान जिसे हो, वो साक्षर है। कार्यात्मक साक्षर होता है जो क्रियाशील हो, जो कार्यात्मक हो, जो फंक्शनल हो। ऐसा नहीं कि बस ऐसे साक्षर पड़े हुए, नहीं, जो फंक्शनल में मतलब अपने दैनिक कामों में, अपने महत्वपूर्ण कामों में, सरकार की योजनाओं में जो कार्यात्मक रूप से भाग ले रहा हो, ऐसा साक्षर हो। तो ये मंडला, और मंडला भैया आदिवासी जनजातीय बाहुल्य का जिला है, ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बड़ा अचीवमेंट है। मंडला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला है, मतलब मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, मतलब ऐसे। तो ये तो बहुत मतलब प्राउड वाली बात है जनजातीय क्षेत्र पर अपने, मतलब मध्य प्रदेश के, कि डेफिनेटली जनजातीय बाहुल्य का क्षेत्र, मेजोरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया जो है, मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। वाकई में बधाई की बात है। खैर, प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? क्या बात। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, भैया मध्य प्रदेश में, अरे मोदी जी ने श्री अन्न का नाटक फैला रखा है। एक तो रागी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, श्री अन्न मोटा अनाज है ना। मोटे अनाज पर ज्यादा ध्यान दो भाई, खाओ, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, आपके पेट में जाएगा, आंतों को बहुत अच्छा बनाएगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, आपकी लाइफ को बढ़ाएगा, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। और 2023 को तो आपको याद होगा, मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन से मिलकर के उसे मिलेट ईयर यानी कि मोटा अनाज वर्ष घोषित करवा दिया था, श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया। फिर 2024 पूरे भारत में सेलिब्रेट रहा था। अब क्या हुआ है कि रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है, श्री अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन की पैदावार को बढ़ाने के लिए। क्या किया है मध्य प्रदेश सरकार ने? ये किया है इसके अंतर्गत कि कोई भी जो किसान श्री अन्न की पैदावार करेगा, जैसे रागी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, इसका कल्टीवेशन करेगा, इसका प्रोडक्शन करेगा, तो प्रति क्विंटल, कितना? प्रति क्विंटल उसे 2,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। एक प्रोत्साहन राशि होगी जो उसे प्रदान की जाएगी प्रति क्विंटल पर। तो क्या है? बी ऑप्शन, मोटे अनाज के उत्पादन से, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, इससे रिलेटेड है क्या? रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2025 में किस मशहूर नेता के नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया? मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अप्रैल 2025 नेम्ड आफ्टर विच फेमस लीडर? यस भैया, मध्य प्रदेश में कुल 24 वन्य जीव अभ्यारण्य थे, अब 25 हो गए, 25वां 25th सेंचुरी बनाया गया है। किसके नाम पर? सागर जिले में। पहली चीज, कहां पर बना है? सागर जिले में बना है। किसके नाम पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा है? 25th सेंचुरी बनी है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी योजना के अंतर्गत 24 अक्टूबर 2025 से, सोयाबीन की खरीदी किस योजना के अंतर्गत 24 अक्टूबर 2025 से शुरू की गई है? क्या? अंडर विच स्कीम डिड द प्रोक्योरमेंट ऑफ सोयाबीन बीइंग इन मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 24 2025? कब, किसके लिए की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है सोयाबीन? भावांतर। बेटा एमएसपी की योजना सबसे बेस्ट मध्य प्रदेश में जो बनाई है भावांतर ही। मामा जी लाए थे शिवराज सिंह चौहान, और इसके ठीक अगले साल ही चुनाव हार गए थे 2018 में। वो तो किस्मत अच्छी रही कि वो आ गए वापस। खैर चलो छोड़ो, जो भी है। भावांतर योजना, भावांतर भुगतान योजना क्या थी भैया? जो किसान होता है, जो सोयाबीन उगाता है, बहुत सारे कारणों की वजह से जब किसान को बाजार में सोयाबीन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो सोयाबीन के उचित मूल्य में, बाजारी मूल्य में और मिलने वाले मूल्य में जो अंतर आता है, जो किसान का नुकसान होता है ना, उस नुकसान की भरपाई इस योजना के अंतर्गत की जाती है, भावांतर भुगतान योजना। ये सोयाबीन के लिए विशेष तौर पर शुरू की गई थी, स्पेशली फॉर सोयाबीन, फॉर सोयाबीन क्रॉप, है ना। सोयाबीन की फसल के लिए ही इसको शुरू किया गया था। और इसमें होता है ये, जैसे ऐसे मान लो आप कि किसान को सोयाबीन पर क्विंटल लगभग मान के चलो, या एक पर्टिकुलर रेट ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी मान लो 1200 रुपए पड़ती है ना। अगर 1200 रुपए पड़ती है लेकिन मार्केट में उसे सिर्फ 1000 रुपए का ही भाव मिल पा रहा है, तो ये जो 200 रुपए का अंतर है, ये 200 रुपए का अंतर जो है, इसी को भावांतर कहते हैं। भावांतर यानी भाव का अंतर, जो भाव आ रहा है बाजार में उसका अंतर, तो भावांतर भुगतान है। मतलब ये जो भाव में अंतर आ रहा है उसका भुगतान कौन करेगा? वो सरकार करेगी, तो इसे भावांतर भुगतान कहा गया। तो दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू एमएसपी। ये एमएसपी से रिलेटेड है, बट एमएसपी ओनली ऑन द सोयाबीन।
सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के लिए एमएसपी था, तो वो भावांतर भुगतान योजना थी। 2017 में मामा जी ने शुरू की थी ये, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तब शुरू की गई थी, और अब हालिया तौर पर इसमें सोयाबीन की खरीदी फिर से शुरू की गई है, 24 अक्टूबर 2025 से शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश में 2025 में क्या बात है, नक्सल समस्या के संबंध में क्या उपलब्धि घोषित की गई है? व्हाट अचीवमेंट वाज अनाउंस्ड इन मध्य प्रदेश रिगार्डिंग द नक्सल प्रॉब्लम इन 2025? ये की गई है कि मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम 1988 और 1990 के बीच में नक्सल गतिविधियां देखने को मिली थी। 1990 में मध्य प्रदेश नक्सल प्रभावित राज्य घोषित हुआ था। इस बात को ध्यान रखना, आधिकारिक तौर पर नक्सल प्रभावित राज्य घोषित हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड एज नक्सल अफेक्टेड स्टेट इन 1990। 35 साल हो गए भैया इस चीज को, है ना। 35 साल पहले मध्य प्रदेश को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था, और अब 35 साल बाद, आफ्टर 35 ईयर्स, कितने, आफ्टर 35 ईयर्स, मध्य प्रदेश ने अपने आप को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है। क्या? नक्सल मुक्त राज्य। ये उपलब्धि है, राज्य को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया, डिक्लेयरिंग द स्टेट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम नक्सलाइट्स। इस बात को ध्यान रखना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 13th, एमपी के बजट रिपोर्ट के अनुसार 2024-2025 में राज्य की जीएसडीपी यानी कि जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी वृद्धि रही है सालाना? अकॉर्डिंग टू द एमपी बजट रिपोर्ट, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट जीएसडीपी इन 2024-25? अरे भाई 2023 से 2024 का वर्ष जो था, उसमें जो जीएसडीपी आई थी मध्य प्रदेश की, वो थी 13,53,809। कितनी थी? 13,53,809 रुपया, है ना। सॉरी 13,53,809 करोड़ रुपया, है ना, ये थी, है ना। और अब 2024 में सिर्फ रुपया लिख रहा था, 2024-2025 के लिए जो आई है वो है जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है? ये है 15,03,395 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 15 लाख करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा है। तो इतनी वृद्धि दर्ज की गई। ये अंतर जो है ये 11.05% का प्रतिशत अंतर है, यानी कि बी ऑप्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो सालाना वृद्धि जीएसडीपी में दर्ज की गई है, जीएसडीपी समझते हो ना, राज्य भर में एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर, है ना, उसमें कितना उत्पादन किया गया और कितनी सेवाएं और वस्तुएं बेची गई, जिनसे कितना पैसा आया, कुल मिलाकर के राज्य ने, सभी लोगों ने, राज्य में रहने वाले सभी लोगों ने, जैसे किसी दुकानदार ने कितनी सामान बेचा, उसमें कितनी कमाई हुई, इसका टोटल ट्रांजैक्शन कितना रहा, किसी सरकारी विभाग ने क्या क्या किया, क्या क्या काम किए, क्या विकास कार्य हुए, वो सारी चीजें सबका मिलाकर के क्या पैसा था रिलेटेड, है ना, वो सब कितना हुआ है, ये सब जीएसडीपी में आता है। यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद जब राज्य के लिए होते हैं, इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं ना। तो वो होता है बेसिकली साल भर की पूरे राज्य की कमाई है, उसमें राज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो राज्य के लिए उत्तरदायी है वो इसमें शामिल हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, बी ऑप्शन है 11.05। इसके आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हुए, 13,53,809 करोड़ से 15,03,395 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14। 2025 में एमपी सरकार ने ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति में क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड द एमपी गवर्नमेंट अचीव इन इट्स ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन 2025? सो क्या की गई है उसको भी जरा ध्यान से सुन लो भैया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है उसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो पहली चीज तो जो कंपनी है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली जो होगी उसमें प्रति किलोवाट बैटरी लगाने पर 2,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा उसे इस नीति के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स पूरी तरीके से फ्री रहेगा, 100% माफ। इसीलिए इसे पूरे भारतवर्ष में अब तक किसी भी राज्य द्वारा या भारत सरकार द्वारा अपनाई गई किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी ईवी नीति जो है उसमें सबसे सस्ती ईवी नीति मानी गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने देश की सबसे सस्ती ईवी नीति शामिल की है। 2,500 रुपए प्रति किलोवाट बैटरी, 2,500 रुपए मैंने शायद उसमें बता दिया है तुमको, मेरी गलती हो गई। इसमें 1,000 रुपए आता है, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, सॉरी मैंने इसमें बता दिया था, मेरे को इसका ध्यान रहा। इसमें 1,000 रुपए प्रति क्विंटल है ना। यहां कितना आता है ईवी में? 2,500 रुपए, है ना, पर किलोवाट, है ना, जो बैटरी होगी उस पर। और रजिस्ट्रेशन चार्ज जो गाड़ी का होगा उस रजिस्ट्रेशन चार्ज में और रोड टैक्स फ्री रहेगा, इसमें 100% छूट होगी।
है ना, इसमें 2,500 रुपए प्रति किलोवाट पर छूट रहेगी। तो ये देश की अभी तक की सबसे सस्ती ईवी नीति है। किसी और राज्य में या भारत सरकार में केंद्रीय स्तर पर इस तरीके का कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए वेस्ट वाटर सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस परियोजना को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया? विच प्रोजेक्ट वाज डिसाइडेड टू बी अपग्रेडेड इन मध्य प्रदेश टू इंप्रूव वेस्ट वाटर सीवेज मैनेजमेंट फॉर इंडस्ट्रीज? डेफिनेटली ये है सांभर रोड नमकीन क्लस्टर, सीईपीटी, सांभर रोड नमकीन क्लस्टर, राइट। तो ये एफिलेंट प्रिक्योरमेंट ट्रीटमेंट है, ये एक प्लांट होता है। इस प्लांट का नाम क्या, बेसिकली क्या करता है, एफिलेंट। एफिलेंट का मतलब क्या हो जाता है कि आप ऐसे मान सकते हो कि जो उद्योगों का, जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें से निकला हुआ गंदा पानी होता है, जो प्रदूषित जल होता है, पॉल्यूशन फुल वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर, उसे पर्यावरण में वापस छोड़ने से पहले ट्रीट किया जाता है एक ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत, और उसे फिर से शुद्ध किया जाता है। हानिकारक तत्व उसमें से निकाले जाते हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स को निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसको एनवायरनमेंट में वापस रिलीज किया जाता है यूज के लिए। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो इसे फिर से शुरू करने के लिए और इसे बहुत बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है अभी हालिया तौर पर। सांभर रोड नमकीन क्लस्टर है, ये इंदौर के पास से निकलता है। कहां से निकलता है? इंदौर के पास से, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश पर्यटन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल लाल बाग पैलेस होलकरों का महत्वपूर्ण महल माना जाता है। लाल बाग पैलेस, यशवंतराव होलकर इससे रिलेटेड रहे बहुत बड़े स्तर पर, और लाल बाग पैलेस जो है उसे बकिंगम पैलेस का रेप्लिका भी कहा जाता है ना। लंदन का बकिंगम पैलेस जो है बिल्कुल उसी के तरीके का डिजाइन इसका है जो इंदौर में स्थित है। ये होलकर महल है। कैसा महल है? होलकर महल है। होलकर से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? होलकर डायनास्टी से। यशवंतराव होलकर देख के आए थे बकिंगम पैलेस, तुमको लगा कि नहीं यार ऐसे तो बनना चाहिए हमारे यहाँ भी, तब बना था खान नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? खान रिवर आती है, खान नदी के किनारे पर इसे बनाया गया था भैया से। व्हाट मेजर डेवलपमेंट इज taking place at the Lal Bagh Palace, a historical site in Madhya Pradesh tourism and culture sector? ऐसा है भैया, यहाँ पर ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन एयर थिएटर, एक ओपन एयर थिएटर बनाया जा रहा है लाल बाग पैलेस में, सो दैट यहाँ पर टूरिज्म और ज्यादा बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े, उससे देखने के लिए आए। और इंदौर जो गवर्नमेंट है उसे भी थोड़ा सा पार्किंग से पैसा मिल जाएगा, बाकी तो खैर मध्य प्रदेश सरकार सोच ही रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज स्थापित किया जा रहा है? क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म, हैंडलूम यानी हथकरघा, क्राफ्ट यानी कि ये पूरी काश्तकारी करने वाले लोग, हथकरघा, है ना। कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश हैज द कंट्रीज फर्स्ट, देश का पहला है भैया, कंट्रीज फर्स्ट, ध्यान रखना, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बीन एस्टैब्लिश्ड? अशोकनगर, चंदेरी, महेश्वर, खरगोन, मांडू, धार और छानेवाड़ी। अशोकनगर चंदेरी में, राइट। अशोकनगर चंदेरी में क्या बनाई जा रही है? सिल्क साड़ियां, सिल्क साड़ी, सिल्क की साड़ी, सिल्क साड़ियां बनाई जा रही है। इसमें देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, यहां पर जो बुनकर हैं, वेवर्स हैं, जो साड़ियां बनाने का काम करते हैं, उनके महत्वपूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया जा रहा है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश की रामलला दर्शन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? व्हाट इज द एज लिमिट सेट फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर मध्य प्रदेश रामलला दर्शन योजना? मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई भैया, रामलला दर्शन योजना इस साल। उसमें क्या किया गया है कि 60 साल से अधिक की आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क रामलला मंदिर के दर्शन कराने अयोध्या ले जाएगी सरकार अपने खर्चे पर, और वापस लाएगी बिंदास। क्या कि मध्य प्रदेश में वे लोग जो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, 60 साल से ज्यादा, है ना। तो आंसर होगा 60 साल से ज्यादा, बी ऑप्शन, जो सीनियर सिटीजन की परिभाषा में आ जाते हैं। नॉट सुपर, इट इज ओनली सीनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, यस सर, बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है इस बार। और एक और मिला है, क्या मिला है? बेस्ट जो विजिटर्स है, बेस्ट विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड, ये भी मिला है। इसी को मिला है सेम, एक ही उद्यान को, और उस उद्यान का नाम है सतपुड़ा। ये पचमढ़ी में आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो जिला पड़ता है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में इसका मुख्यालय लगता है ना। पचमढ़ी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैला हुआ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देश का पहला संवैधानिक पार्क, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाओ भाई। राष्ट्र, देश का नेशनल लेवल पर पहला संवैधानिक पार्क, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? किस विश्वविद्यालय ने इसे बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, यह विश्वविद्यालय इंदौर के पास महू में आता है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय। वैसे अगर ऑप्शन आएंगे तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैं, तो उन्हीं के विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनेगा।
भारत के युवा वर्ग को, खासतौर से वो जो टीन एज में आते हैं और अपनी टेंडर एज किशोरावस्था से आगे निकले हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक संविधान पार्क बनाने से उनको संविधान के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी। यानी कि भारत के युवा वर्गों को संविधान से ज्यादा जोड़ा जा सके, उन्हें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा अवेयर बनाया जा सके। इस उद्देश्य से महू में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय सोशल साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसमें संविधान पार्क बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलिए, इसके बाद भैया मैंने इसके सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ये पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लेकिन टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, उसको ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और उस पर भी जुड़ जाएं। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में अगली क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे और एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड इसी तरीके से हम क्वेश्चंस में फैक्ट्स को निपटाएंगे। आपका काम है सिर्फ पढ़ो, पीडीएफ को रिजर्व करो, एग्जाम के पहले रिवीजन करो और चले जाओ, छप्पर फाड़ के आ जाओ। चलो, थैंक यू।